This budget is brought to you by Tata AIA.com and Bank of Maharashtra. आज हमारे साथ जुड़े हैं अविनाश गोरखशेखर साहब और साथ ही साथ रजत गुलाटी जी, को फाउंडर प्लूटस वन के हैं। प्लूटस वन फिनटेक कंपनी है, तो आप समझ ही गए होंगे कि आज हमारी जो थीम है वो है बैंकिंग और फाइनेंशियल्स। इस कड़ी में हम रोज कुछ ऐसे सेक्टर्स पे बात करते हैं जिस पे बजट में कुछ बड़ी अनाउंसमेंट्स आ सकती हैं और देश की अर्थव्यवस्था के हिसाब से भी वो बहुत मायने रखती हैं। तो सबसे पहले आप दोनों का बहुत बहुत स्वागत है। रजत जी, शुक्रिया अपने समय बिस्तर को देने के लिए। अविनाश जी, नमस्कार, बहुत बहुत शुक्रिया। रजत जी, मैं आपके पास आता हूँ। सबसे पहले एक तो आप बताएं, क्योंकि आप फिनटेक कंपनी एज अ स्टार्टअप, अभी आप क्या एक्सपेक्ट कर रहे हो वित्त मंत्री से, जो इस बजट में आप समझते हो कि अगर वित्त मंत्री डिलीवर कर दें तो फाइनेंस सेक्टर की ग्रोथ में वो बहुत कंट्रीब्यूट कर सकता है? शुक्रिया रजत जी। हमारे यहाँ तो उम्मीद यही है कि जिस सेक्टर में हम काम करते हैं वो है बैंक्स को उनके कंज्यूमर्स के साथ जोड़ना और सर्विसेज ऑफर करना। उनके लिए कोई इनकरेजमेंट, कोई इंसेंटिव्स वित्त मंत्री इस बार बजट में देंगी। हमारा जो इंडिया की मार्केट है फिनटेक की, वो जिस ग्रोथ ट्रेजेक्टरी पे है, अगर उस ग्रोथ ट्रेजेक्टरी को जारी रखना है तो और लोगों को इसके लिए इसमें जुड़ने का इंसेंटिव देना पड़ेगा, चाहे वो सर्विस प्रोवाइडर्स हों, बैंक्स हों, जैसे स्टार्टअप्स हों, बैंक्स हों, या जो कंज्यूमर हो। उनके लिए अगर कोई इंसेंटिव्स हो इस बार बजट में तो ये बहुत दूर तक जाएगा और लोगों को फिनटेक से जोड़ने के लिए। तो जो स्टार्टअप में ऊपर जितनी इनोवेशन हो रही है, वो अगर हम कहते हैं मिडिल इंडिया तक लेकर जाना है तो कुछ इंसेंटिव्स हमें यहाँ चाहिए होंगे। राइट, तो वो इंसेंटिव्स किस तरीके के होंगे ये भी मैं आपसे बात करूंगा, लेकिन अविनाश जी, सबसे पहले तो ये बताएं सर, इस बजट से बैंकिंग और फाइनेंशियल सेक्टर को क्या उम्मीदें हैं? अभी तक का परफॉर्मेंस तो सबको पता है कि बैंकिंग का बहुत ही शानदार देखने को मिला है। अभी वित्त मंत्री से आप क्या एक्सपेक्ट कर रहे हो कि वो क्या अनाउंसमेंट्स कर सकते हैं एनबीएफसी और बैंकिंग स्पेस के लिए? गुड मॉर्निंग रजत। पहली बात तो देखिए, बैंकिंग सेक्टर एक बहुत बड़ा इंटरकनेक्टेड सेक्टर होता है। तो डायरेक्ट और इनडायरेक्ट दोनों बेनिफिट्स बैंकिंग सेक्टर को मिलते हैं। इसका मतलब जब इकोनॉमी बड़ी मात्रा में ग्रो करती है मैन्युफैक्चरिंग से, फिर उसके बाद फिनटेक सेक्टर से, तो उसका ऑब्वियसली जो फिनेंसिंग इम्पैक्ट होता है वो बैंक्स और एनबीएफसीज को मिलता है। तो इसमें कोई डाउट नहीं कि मैन्युफैक्चरिंग पे गवर्नमेंट का फोकस रहेगा, इंफ्रास्ट्रक्चर पे रहेगा। तो इसका फायदा ऑब्वियसली बैंकिंग सेक्टर को मिलेगा, क्योंकि जिस प्रकार का क्रेडिट ग्रोथ हम देख रहे हैं 17-18%, ये बात की पुष्टि है कि कॉर्पोरेट कैपेक्स जो पिछले 3-4 सालों से ठंडा पड़ा था वो वापस शुरुआत हो चुकी है। रिटेल डिमांड तो वैसे भी अच्छी है। तो मेरे ख्याल से गवर्नमेंट अगर मैन्युफैक्चरिंग और इंफ्रास्ट्रक्चर पे फोकस करती है तो पहला बेनिफिट तो बैंकिंग सेक्टर को क्रेडिट ग्रोथ के पॉइंट ऑफ व्यू से मिलेगा। दूसरी बात मैं समझता हूँ कि जो सरकारी बैंक्स है उनके लिए जो जो डाइवेस्टमेंट का ऑप्शन है वो पहले मार्केट देखेगी, क्योंकि मार्केट इन चीज़ों पे बहुत ध्यान देती है। बहुत समय से डाइवेस्टमेंट बहुत धीरे चला है इस फ्रंट पे। तो यहाँ पे अगर फास्टर इम्प्लीमेंटेशन होता है तो डेफिनेटली यहाँ पे पॉजिटिविटी आएगी। आई थिंक आईडीबीआई बैंक तो सभी को पता है कि अभी स्ट्रेटेजिक इन्वेस्टर्स आने वाले हैं, बहुत जल्दी इसका सेल ऑफ होने वाला है। और तीसरी बात मैं समझता हूँ कि फाइनेंसिंग के लिए जो बेसिकली जो फॉरेन फाइनेंसिंग ऑप्शंस है वहाँ पे अगर इंडियन बैंक्स को थोड़ा बहुत कंसेशन दिया जाए, इंफ्रास्ट्रक्चर फाइनेंसिंग में कोई बेनिफिट्स अनाउंस किए जाए, तो इन बैंकों को डेफिनेटली प्रॉफिटेबिलिटी में थोड़ी सी राहत मिलेगी। और ऑब्वियसली जो एनसीएलटी के नॉर्म्स है, जैसे कि आईबीसी के नॉर्म्स है, वहाँ पे अगर थोड़ा सा इम्प्लीमेंटेशन और टाइटनिंग होता है और एग्जीक्यूशन फास्ट होता है तो बैंकों के जो बैड एसेट्स है वहाँ पे भी उनको पैसा मिलने में स्मूथनिंग आउट प्रोसेस मिलेगा। तो मोटा मोटी मेरे ख्याल से देखिए, डायरेक्टली तो बैंकिंग में ऐसा कोई बड़ा अनाउंसमेंट आएगा ऐसा मुझे नहीं लग रहा है, लेकिन इन एंसिलरी सेक्टर्स को, इंफ्रा, कैपिटल गुड्स, मैन्युफैक्चरिंग पे अगर मिलता है तो आप ये मान के चल सकते हो कि बैंकिंग में कम से कम आने वाले 3-4 सेक्टर्स के लिए तेजी बरकरार रहेगी। और इसमें जरूर आपको इन्वेस्टमेंट के पॉइंट ऑफ व्यू से काफी अच्छे इन्वेस्टमेंट के चॉइसेस मिलेंगे। तो हम काफी पॉजिटिव है बैंकिंग सेक्टर पे और लग रहा है कि इस बजट में कुछ ना कुछ अच्छी खबरें बैंकिंग सेक्टर के लिए जरूर आएगी। लेकिन अविनाश जी, ये जो निजीकरण की बात है वो तो सही है, सरकार बहुत एग्रेसिव है कि अब किसी न किसी तरीके से सरकारी बैंकों का निजीकरण करे। लेकिन हमको रिकैप के मुद्दे पे ये मैं पूछना चाहता हूँ आपसे, क्या रिकैपिटलाइजेशन की कोई भी उम्मीद है इस बार बजट में किसी भी अनाउंसमेंट की? बहुत शानदार नतीजे, एसेट क्वालिटी में सुधार है, तो मेरे ख्याल से इस बार रिकैपिटलाइजेशन की कोई जरूरत पड़ेगी नहीं सरकारी बैंक्स को। वित्त मंत्री बिल्कुल, इनफैक्ट क्या रुख रख सकते हैं? बिल्कुल इनफैक्ट रजत, आपने सही कहा कि रिकैपिटलाइजेशन का जो दौर था वो मेरे ख्याल से अभी
सिग्निफिकेंटली खत्म हो चुका है। लेकिन आपको एक बात समझना चाहिए कि पिछले साल दैट इज FY23 का अगर हम फर्स्ट हाफ का परफॉर्मेंस देखें, अगर तीसरी तिमाही देखें, तो बैंकों ने बहुत तगड़े नंबर्स डिक्लेयर किए और सारे बड़े बैंकों ने अपने एसेट क्वालिटी ऑलरेडी क्लीन अप कर दी है, अपने बुक्स अभी काफी एसेट लाइट एसेट क्वालिटी के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत अच्छे बनाए। तो रिकैपिटलाइजेशन का जो प्रोसेस है, जो पैसा गवर्नमेंट खुद लगाती थी सरकारी बैंक्स में, उसकी जरूरत मुझे नहीं लग रही आने की कोशिश लगेगी। इनफैक्ट यहाँ पे मैं कहना चाहूंगा कि जो वीक बैंक्स है लेकिन जिनका डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क अच्छा है, वहां पे इनको बेचने के लिए गवर्नमेंट बहुत एग्रेसिव होगी, क्योंकि इससे और वैल्यू अनलॉकिंग गवर्नमेंट को मिलेगी। तो बैंक रिकैपिटलाइजेशन के लिए तो मेरे ख्याल से इस बजट में ऐसा कोई बड़ा अनाउंसमेंट या बड़ा कोई फिगर आएगा ऐसा लग नहीं रहा है, क्योंकि ओवरऑल ग्राउंड लेवल पे बैंक्स अभी काफी अच्छा पैसा कमा रहे हैं। रजत जी, जो स्टार्टअप्स हैं जैसे कि फिनटेक कंपनियां और जो एमएसएमईज हैं जिनको एनबीएफसीज लोन देते हैं, उनको इस समय किस तरीके के चैलेंजेस फेस करने को मिल रहे हैं? बिकॉज दिस इज नॉट इजी टाइम। यहाँ पर अभी तो अंतर्राष्ट्रीय बाजारों में भी हमको पता है कि रिसेशन का खतरा मंडरा रहा है। तो अभी ये कॉस्ट ऑफ बोरिंग जो बढ़ी है, ऐसमें आपको क्या लगता है कि वित्त मंत्री कुछ लिक्विडिटी सपोर्ट फ्रेमवर्क को मजबूत करने की कुछ बड़ी घोषणाएं कर सकती हैं क्या? मैं इतनी आगे तक तो मैं कहूँगा कि हमारे यहाँ जो स्टार्टअप्स की अभी सबसे बड़ी दिक्कत आती है, बड़ी देर से जो गवर्नमेंट है वो भी ये बात कर रही थी कि नेशनलाइज्ड बैंक्स में जैसे अक्रूड जीएसटी के अगेंस्ट उसको कोलैटरल की तरह यूज करने का स्कोप बन सकता है। तो उससे जो क्रेडिट अवेलेबिलिटी है, बिकॉज अभी दो दिक्कतें हैं। एक है कि एक साइड पे आपको जीएसटी और बाकी जितनी आपकी बेनिफिट्स हैं उनके लिए सिंगल विंडो क्लियरेंस नहीं है, और दूसरी जगह जहां आपके जीएसटी के अक्रूड जीएसटी के क्रेडिट बढ़े हुए हैं उसके अगेंस्ट आप उसको मोनेटाइज नहीं कर पा रहे हैं, उसके अगेंस्ट क्रेडिट नहीं ले पा रहे। अगर ये दोनों प्रॉब्लम एक बार में सॉल्व हो जाएं तो लिक्विडिटी की अवेलेबिलिटी स्टार्टअप्स के लिए काफी बढ़ जाती है, राइट। सो नेशनलाइज्ड बैंक्स अगर अक्रूड जीएसटी पे क्रेडिट दे सकें, उसको कोलैटरल की तरह यूज कर सकें, जो सरकार ने कुछ अंदेश दिखाए हैं कि वो इस बारे में सोच रही है, पर अगर कोई बड़ी अनाउंसमेंट इस बार वो कर सकें तो बहुत फायदा होगा। और दूसरा कि सिंगल विंडो क्लियरेंस, एक अपनी सारी कंप्लायंसेस के लिए और दूसरा जीएसटी क्लेम करने के लिए, तो इससे स्टार्टअप्स की लाइफ काफी बढ़ जाएगी। लेकिन अविनाश जी, आपने अभी बात की आईबीसी की, इंसॉल्वेंसी एंड बैंक्रप्सी कोड। ये सर इंसॉल्वेंसी प्रक्रिया हमने जब से ये लॉन्च हुआ है प्रोसीजर, हमने बहुत लंबा एक अंतराल आता है कि एसेट की वैल्यू कैसे की जाए, कैसे बताया जाए कि उसकी फेयर वैल्यू कितनी है। तो इस प्रोसेस को और तेज करने के लिए क्या कुछ इस बजट में अनाउंसमेंट्स हो सकती हैं? नहीं, बिल्कुल हो सकती है रजत। देखिए, ये एक ऐसा मसला है जहाँ पे प्रैक्टिकली ऑन ग्राउंड प्रोग्रेस बहुत स्लो हो चुका है, और मार्केट ये अनुमान लगा के चल रही है कि ये प्रोसेस में अगर प्राइवेट प्रोफेशनल्स को भी इन्वॉल्व किया जाता है तो ये प्रोसेस थोड़ा सा फास्ट हो जाएगा। क्योंकि नॉर्मली क्या होता है कि एनसीएलटी में जब कंपनी आती है आईबीसी के पास, तो ये प्रोसीजर बहुत लंबा होता है और उसके बाद डिसीजन आते आते बहुत समय निकल जाता है। तो अगर गवर्नमेंट इस प्रोसेस को फास्ट करती है, प्रोफेशनल्स को इनवाइट करती है इन ऐसे प्रपोजल्स के लिए, हालांकि अभी तो गवर्नमेंट अपॉइंटेड प्रोफेशनल्स होते हैं, बट यहाँ पे अगर प्राइवेट सेक्टर से प्रोफेशनल्स को परमिशन दी जाती है तो ये प्रोसेस काफी फास्ट हो सकता है। ये डेफिनेटली फाइनेंस मिनिस्टर अगर बजट में अनाउंस भी करती है तो मेरे ख्याल से ग्राउंड लेवल पे जो सेंटिमेंट है और जो फीलिंग है कॉर्पोरेट्स के पास जिन्होंने एनसीएलटी में अप्लाई किया है, उनके लिए अच्छी बात है। क्योंकि जितना जल्दी प्रपोजल क्लियर होता है रजत, उतना आसान होता है उस कंपनी को टेक ओवर करने के लिए, बैंकों को भी अपना पैसा कलेक्ट करने के लिए। तो ये ऑपरेशनल जो दिक्कत है, इसमें उम्मीद तो है कि गवर्नमेंट कुछ ना कुछ करेगी इस बजट में। ओके रजत जी, डिजिटाइजेशन के ऊपर तो जोर है सरकार का, सबको पता है, बहुत एग्रेसिव सरकार। इनफैक्ट अपनी खुद की डिजिटल करेंसी का पायलट प्रोजेक्ट भी शुरू कर दिया है। सीबीडीसी को अब देखते हैं किस तरीके से रिस्पांस मिलता है। लेकिन इस डिजिटल करेंसी को सपोर्ट करने के लिए आपको लगता है कि बजट में कुछ बहुत बड़ी अनाउंसमेंट्स हो सकती है? आई थिंक अभी जो अप्रोच चल रही है सरकार की बहुत ही कॉशियस है। आरबीआई भी बहुत देख के ये अपने पायलट चला रही है सीबीडीसी के अराउंड। सो मुझे नहीं लगता कि अभी कोई मेजर इनिशिएटिव सीबीडीसी के अराउंड वो करने वाले हैं। आई थिंक जो अभी कर रहे हैं बिल्कुल ठीक है। जो पायलट चल रहे हैं उनकी इवैल्यूएशन होगी ठीक से, उनके फर्स्ट ऑर्डर सेकंड ऑर्डर इम्प्लीकेशंस को स्टडी किया जाएगा और उसके बाद ही कोई बड़ी पॉलिसी अनाउंसमेंट होगी सीबीडीसी के अराउंड। मुझे इस बजट में उसके अराउंड कोई अनाउंसमेंट होने का कोई खास आसार नहीं दिखते।